Hello everyone, welcome to Easy Biology and myself Pooja Maurya. So today we are here to discuss about the class 12th topic and that topic is biotech. अभी इस टॉपिक के बारे में आप सब लोग कितना जानते होंगे. This bio is the bio word here is from the biological sciences and जो technology word है that is all related to technique. So जो भी टेक्निक हम यूज कर रहे हैं बायोलॉजी में वो टेक्निक बायोकेमिस्ट्री से भी हो सकती है. इट कुड बी फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, इट कुड बी फ्रॉम माइक्रोबायोलॉजी, इट कुड बी फ्रॉम द जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, तो जितनी भी टेक्निक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे, यूजिंग ऑल दीज टेक्निक अलॉन्ग विथ यूजिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म और द लाइव ऑर्गेनिज्म. लाइव ऑर्गेनिज्म को ले लिया हमने, उसके सेल्स को ले लिया और उसके पार्ट्स को. ओके, उसके पार्ट्स को लेने के बाद व्हाट वी डू, इसके कंपोनेंट या इसके एंजाइम को कंसिडर करके वी आर मेकिंग सर्टेन प्रोडक्ट. ओके, वी आर मेकिंग सर्टेन प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट जो है हमें एक नए ऑर्गेनिज्म की तरफ लेके चलते हैं. ओके, एक न्यू टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज क्रिएटेड वाया दिस. तो इसकी जो नीड थी वो सबसे पहले 1917 में कार्ल एरेकी ने दी थी. दिस टर्म वाज एक्चुअली कॉइन्ड बाय कार्ल एरेकी. ओके, 1917 में एक हंगेरियन इंजीनियर थे एंड ही कॉइन्ड दिस टर्म बायोटेक्नोलॉजी, जिसको कार्ल एरेकी ने दिया था. तो कार्ल एरेकी के आने के बाद इसे बायोटेक्नोलॉजी को भी स्टार्टेड कॉलिंग जीन मैनिपुलेशन. इसको हमने बोलना स्टार्ट किया जीन मैनिपुलेशन. जीन मैनिपुलेशन होने लग गया. फिर उसके बाद वी कॉल्ड इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. इसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी बोलते हैं. एंड देन वी स्टार्टेड कॉलिंग इट जेनेटिक इंजीनियरिंग. ओके, तो ये सारे ही वर्ड्स जो हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, चाहे वो जीन मैनिपुलेशन है, चाहे वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, चाहे वो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इन सब में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसके जीन को मैनिपुलेट कर रहे हैं. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को एक्सट्रैक्ट करके आफ्टर एक्सट्रैक्टिंग वी आर एक्चुअली चेंजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ द जीन. ओके, उस जीन के कॉन्सेप्ट को चेंज करके उसको हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल रहे हैं सो दैट वी कुड गेट द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक, जिससे कि हमें जो कैरेक्टरिस्टिक चाहिए उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में वो हमें मिल सके. ओके, तो ये जो है दिस इज द होल प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. तो कार्ल एरेकी ने जब ये टर्म दिया, आफ्टर द जीन मैनिपुलेशन, आफ्टर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बाद डिस्कवरी हुई प्लाज्मिड की डिस्कवरी हुई. अब प्लाज्मिड क्या था? प्लाज्मिड इज अ बून टू बायोटेक्नोलॉजी. आपने ये वर्ड बुक में भी पढ़ा होगा. तो बून कैसे है? बून मतलब होता है कि वरदान. तो प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए. ये क्रोमोसोम के अंदर किसी भी बैक्टीरिया के सेल के अंदर एज अ एक्स्ट्रा बॉडी प्रेजेंट होता है, जो कि प्लाज्मिड के खुद के सेल के अलावा, खुद के न्यूक्लियस या खुद के जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसके अलावा ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए प्रेजेंट रहता है वहाँ पे, और ये अपने आप खुद ब खुद रेप्लिकेट भी करते हैं. ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग बॉडी भी है. तो प्लाज्मिड एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर. तो प्लाज्मिड का जो कॉन्सेप्ट था ये कार्ल एरेकी के देने के बाद हुआ. फिर उसके बाद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आए. रिस्ट्रिक्शन मतलब होता है किसी भी चीज़ के या किसी भी जगह में जहाँ पे जाना अलाउड ना हो. ठीक है, इसको हम रिस्ट्रिक्शन कहते हैं इंग्लिश के लैंग्वेज में. और एंडोन्यूक्लियस मतलब ऐसे एंजाइम जो किसी भी पोर्शन को कट कर रहे हो किसी स्पेसिफिक साइट पे, इसको हम रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बोलते हैं. तो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को देने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज आर्थन एंड 3 साइंटिस्ट थे इसमें. एक पहला साइंटिस्ट था नैथन, इसका नाम है नैथन आर्बर एंड स्मिथ. ये 1970 में आए और इन्होंने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को डिस्कवर किया. आफ्टर डिस्कवरिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस दे गॉट नोबेल प्राइज इन्हें 1978 में मिला. सो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर होने के बाद, प्लाज्मिड डिस्कवर होने के बाद, अभी एक साइंटिस्ट आया उसके बाद बर्ग. हिज नेम वाज बर्ग. तो बर्ग ने क्या किया 1972 में इसने SV40, एक वायरस है SV40, इस वायरस के जीन को लैम्डा फाज में इंसर्ट किया. ठीक है, SV40 एक वायरस है, उसके जीन को एक लैम्डा फाज में इंसर्ट किया.
तो पॉल बर्ग जो थे इनको फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग बोला गया 1972 में। आफ्टर 1972 ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जो ये वर्ड हमने अभी पढ़ा, इसको लाने वाले जो साइंटिस्ट थे दैट वाज कोहेन एंड बोयर। कोहेन एंड बोयर ने 1973 में एक फॉरेन डीएनए को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। ही इंसर्टेड एक फॉरेन डीएनए को ई कोलाई के प्लाज्मिड में इंसर्ट किया। तो ये इंट्रोडक्शन का पार्ट है जो अभी हमने डिस्कस किया। आई होप थोड़ा बहुत आपको समझ आया होगा। लेट मी रिपीट इट फर्स्ट। ओके, मैं दोबारा से इसे रिपीट कर देती हूँ सो दैट इट वुड बी क्लियर टू यू ऑल। बायोटेक्नोलॉजी में पहले तो आपको एक डेफिनेशन याद रखनी है। बेसिकली प्रिंसिपल क्या है बायोटेक का? प्रिंसिपल ये है कि हम जेनेटिक को, यानी जीन है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है, उसको हम मैनिपुलेट कर रहे हैं एट द लेवल ऑफ बायोलॉजी यूजिंग सर्टन टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा लाइक कौन कौन सी टेक्निक्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो भी टेक्निक हो, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड हो, चाहे माइक्रोबायोलॉजी से, और चाहे जेनेटिक इंजीनियरिंग से, जितनी भी टेक्निक्स है कलेक्टिवली यहाँ पे यूज़ की जाती है इन द बायोलॉजी जस्ट टू मेक द जेनेटिक मेकअप डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी यूज़ कर सकते हैं, सेल्स को भी, या उसके पार्ट्स को भी, या कोई एंजाइम या कोई और दूसरे कॉम्पोनेंट टू मेक अ प्रोडक्ट। तो ये सब डिस्कवरी करने के लिए पहले इस टर्म को लाना बहुत ज़रूरी था, बायोटेक्नोलॉजी को। सो दिस टर्म वॉज एक्चुअली इंट्रोड्यूस्ड इन 1917 में एक साइंटिस्ट थे कार्ल एरेकी। तो दिस वॉज द साइंटिस्ट जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस किया। आफ्टर इंट्रोड्यूसिंग द टर्म, द डिस्कवरी ऑफ प्लाज्मिड वॉज देयर। तो डिस्कवरी जो हुई प्लाज्मिड की, दिस वॉज अ बून, इट वॉज कंसिडर्ड एज अ बून टू द बायोटेक्नोलॉजी फील्ड। आफ्टर कंसिडरिंग द बून, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आना शुरू हुए। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो थे वो 1970 में डिस्कवर हुए बाय नैथन आर्बर एंड स्मिथ, एंड दे गॉट नोबेल प्राइज इन 1978। ओके, एंड आफ्टर दिस, ये डिस्कवरी होने के बाद पॉल बर्ग आए। पॉल बर्ग ने क्या किया, 1972 में आके एक SV40 वायरस था, उसका जीन लैम्डा फाज के अंदर इंट्रोड्यूस किया। ओके, देन ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इनको फादर बोला जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग का। ओके, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। सो ही वॉज ऑल्सो अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन 1980 में ही गॉट द नोबेल प्राइज। आफ्टर गेटिंग द नोबेल प्राइज, कोहेन एंड बोयर आए। कोहेन एंड बोयर ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में चेंजेस करना शुरू किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, एक फॉरेन जीन को, एक एलियन डीएनए को ई कोलाई के प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया। ओके, दे इंसर्टेड अ फॉरेन डीएनए इन द ई कोलाई प्लाज्मिड। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी। सो अब हम ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी की तरफ चलेंगे। पहले क्या था, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते थे, लाइक कि मिल्क से कर्ड बनाना, वहाँ पे लैक्टिक एसिड यूज़ हो रहा है। वो लैक्टिक एसिड क्या है, जितने भी ट्रेडिशनल मेथड है ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में, वो वहाँ पे भी बायोटेक्नोलॉजी ही यूज़ हो रही है। वी आर एक्चुअली यूजिंग दी सेल्स, बैक्टीरिया को ही यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे भी। तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है दैट इज प्रेजेंट इन द मिल्क, जो मिल्क में प्रेजेंट जो लैक्टिक एसिड है उसको कन्वर्ट करके इट इज़ मेकिंग अ कर्ड। तो दिस वॉज द ओल्ड फॉर्म ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी बोलते हैं। दिस इज द वन एग्जाम्पल विच आई हैव गिवन ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो मिल्क से कर्ड बनाने का जो प्रोसेस है दैट इज, इसमें हम सेल्स को ही यूज़ कर रहे हैं। बेसिकली वी आर यूजिंग दी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। तो उनके सेल्स को यूज़ करके वी आर मेकिंग सर्टन अदर प्रोडक्ट। ओके, आप मतलब ये डेफिनेशन में फिट हो रहा है वो भी। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी। इसको हम ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अभी जो ट्रेडिशनल बायोटेक्नोलॉजी में क्या है, जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो हमेशा सेम रहते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं आता है। ठीक है, तो चेंज नहीं आने की वजह से, जैसे हम नेचुरल स्ट्रेन्स अगर यूज़ करते हैं या नेचुरल सेल लाइन अगर हम यूज़ करते हैं तो उसमें भी प्रोडक्ट हमेशा सेम रहते हैं। तो ओल्ड बायोटेक्नोलॉजी में कभी भी कोई चेंजेस नहीं आए। कभी भी चेंजेस नहीं आने की वजह से क्या हुआ कि हम नेचुरल मेथड को ही एक्सप्लॉइट करते जा रहे थे वहाँ पे। ठीक है, कुछ न्यू प्रोडक्ट नहीं मिल रहे थे। दैट्स वाई दी साइंस ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी केम इन टू द पिक्चर। ओके, अब मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में क्या हुआ, मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी में हमने ह्यूमन इंसुलिन बनाया।
ठीक है। ह्यूमन इंसुलिन पहले क्या होता था, इंसुलिन के इंजेक्शंस अवेलेबल थे, जैसे आज की डेट में हम देखते हैं कि इंसुलिन पहले पिग्स को स्लॉटर करके बनाया जाता था, सो दैट वाज एलर्जिक टू सम पेशेंट, और इससे स्लॉटरिंग भी हो रही थी एनिमल्स की। तो जब से बायोटेक्नोलॉजी आया, हमने पिग्स को स्लॉटर करना बंद कर दिया, एंड वी स्टार्टेड मेकिंग इंसुलिन फ्रॉम दी ई कोलाई और फ्रॉम अदर बैक्टीरियल सेल्स। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हमने ह्यूमन इंसुलिन जो इंजेक्शन के फॉर्म में अब लिया जाता है, दैट इज़ नॉट मेड नाउ अ डेज फ्रॉम एनी एनिमल स्लॉटरिंग। ओके, तो इससे एक एडवांटेज हमें मिला मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से। अब हम इसके प्रिंसिपल्स एंड टूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द प्रिंसिपल इन ऑल, कि इसमें हम किस चीज़ से डील करते हैं। तो अब प्रिंसिपल की बात करते हैं। प्रिंसिपल्स में बायोटेक के जितने प्रिंसिपल है, मतलब इसका आधार क्या है, एक तो है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जेनेटिक मतलब होता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल जो उस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट है, उस जेनेटिक मटेरियल को, चाहे वो डीएनए हो और आरएनए हो, ओके, चाहे वो डीएनए हो या आरएनए हो, दो ही जेनेटिक मटेरियल होते हैं हमारे। तो इस जेनेटिक मटेरियल को हम इंजीनियर करते हैं। इंजीनियर मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कट करना, लाइगेट करना और उसको मैनिपुलेट करना। ठीक है, तो बेसिकली जेनेटिक इंजीनियरिंग और केमिकल इंजीनियरिंग, ये दो प्रिंसिपल्स हैं बायोटेक के। तो केमिकल इंजीनियरिंग में हम क्या करते हैं, बहुत सारे केमिकल्स यूज़ करके जो हमने जीन यहाँ पे चेंज किया है, उसके लिए एक स्टेराइल कंडीशन मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट कि वहाँ पे कंटैमिनेशन ना हो, सो दैट कि उस जीन में कंटैमिनेशन ना हो। अगर कंटैमिनेशन हो गया तो जो डीएनए और जो भी जीन हमने इंसर्ट किया था वो हमारा बेकार हो जाएगा। तो टू अवॉइड द कंटैमिनेशन हम वो टेम्परेचर, वो पीएच मेंटेन करके रखते हैं, सो दैट कि वहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग करके उस जीन को हम प्रोटेक्ट कर सकें। तो अभी पहले जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या हो रहा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में पहले हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेके आते हैं। ये सबसे इसका पहला स्टेप है, फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब है रिकम्बाइन करना। हम किसी दो जीन को कंबाइन कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी दो जीन को यहाँ पे किसी चीज से कंबाइन कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। अब वो कॉम्बिनेशन कैसे होगा, पहले इस चीज को हमें कहीं से कट करके लाना पड़ेगा और दूसरी चीज को भी हमें कहीं से कट करके लाना होगा, और फिर इन दोनों चीजों को लाइगेट करवाना पड़ेगा किसी एंजाइम के हेल्प से। ठीक है, ये बेसिकली प्रिंसिपल है पहले स्टेप का, जेनेटिक इंजीनियरिंग के स्टेप का है, जिसमें हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना रहे हैं। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद, ये स्टेप होने के बाद इसकी हम जीन क्लोनिंग करते हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ हमें एक ही कॉपी चाहिए, इसकी मल्टीपल कॉपीज चाहिए होती हैं। ठीक है, तो इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे किसी दूसरे के अंदर। ठीक है, जहाँ से हमने कट किया, ये भी किसी का प्लाज्मिड होगा जहाँ से हमने इस डीएनए को कट किया। इस डीएनए को कट करके ये फॉरेन डीएनए कहलाएगा, इसको हम फॉरेन डीएनए भी कहते हैं, इसको हम एलियन डीएनए भी कहते हैं। ठीक है, इसको कट करके हम जिस भी ऑर्गेनिज्म के डीएनए के अंदर और दी प्लाज्मिड के अंदर हम इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको हम कहते हैं वेक्टर डीएनए। ठीक है, इसको हम वेक्टर बोलते हैं, इसको हम वेक्टर बोलेंगे। और ये जो डीएनए कट होगा, इसको हम एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए बोलेंगे। दोनों ही जो डीएनए है प्लाज्मिड से कट करके लिए जाते हैं। अगर खाली डीएनए को कट करके किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल दिया, किसी भी जीन को, तो वहाँ पे रेप्लिकेशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ज़रूरी है उसके उसी के डीएनए के साथ उसको जोड़ के लाइगेट करवाना। ठीक है, जोड़ के लाइगेट करवाना। तो इसके लिए लाइगेशन के बाद इसकी जीन क्लोनिंग करनी पड़ती है। क्लोनिंग करने के बाद अब इसको किसी दूसरे वेक्टर डीएनए में भी ट्रांसफ़र करना होगा। ठीक है, वेक्टर डीएनए में भी ट्रांसफ़र करना होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो हमें ये चूज़ करना पड़ेगा कि हमें कौन सा जीन कट करना है और कौन से ऑर्गेनिज्म के डीएनए या प्लाज्मिड से कट करना है। फिर दूसरा हमें वेक्टर भी चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे चूजिंग दो स्टेप में है, वेक्टर भी चूज़ करना पड़ेगा और ये भी चूज़ करना पड़ेगा जहाँ से हमें जीन को कट करना है। तो वेक्टर में भी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होने की बहुत ज़रूरत है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वो साइट है जहाँ से रेप्लिकेशन शुरू होता है, तो कहीं से भी रैंडमली हम कट नहीं कर सकते। ठीक है, और एक क्लोनिंग साइट भी होनी चाहिए जहाँ पे हम उसको इंसर्ट करें तो हमारा जो फॉरेन डीएनए है वो बहुत जल्दी से कि रेप्लिकेट हो जाए। ठीक है, इसका भी वहाँ पे चयन किया जाता है। तो वेक्टर डीएनए में
चूजिंग क्या करनी है, एक तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, सेलेक्टेबल मार्कर होने चाहिए और क्लोनिंग साइट होना चाहिए। ठीक है, ये इसको जीन ट्रांसफर किया जाता है। बेसिकली जो प्रिंसिपल है बायोटेक का वो इसी पे काम करता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग पे और केमिकल इंजीनियरिंग में। और इसके पहले हमने बहुत सारे साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़े, जिसमें पॉल बर्ग देन कोहेन एंड बोयर। तो कोहेन एंड बोयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो अभी हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लाइक हाउ ही हैज़ मेड दैट फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे पढ़ना है। बट जो प्रिंसिपल है वो दो प्रिंसिपल है, एक तो कंडीशन मेंटेन करना स्टेराइल, और पहला वाला है जेनेटिक इंजीनियरिंग, कि इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे बनाना है, जीन को क्लोन कैसे करवाना है, जीन को ट्रांसफर कैसे करना है। So if you like my video, please subscribe it. In the next part of the video, I will discuss that how the Cohen and Boyer has made the first artificial recombinant DNA molecule. Please like my video and subscribe it. Thank you for watching.